मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी भाषा शिक्षण में जो आज का हमारा प्रकरण है भाषा के प्रकार, कि भाषा के प्रकार या इसको हम कार्य भी कह सकते हैं कि भाषा के कार्य कौन कौन से हैं इसका या इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं भाषा के प्रकार हैं। तो सबसे पहले जैसे हम सबको पता है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन है, कि हम अपने विचार एक दूसरे से भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा का जो कार्य है विचारों का आदान प्रदान करना, तो विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन है। भाषा द्वारा मनुष्य अपनी अनुभूतियों मतलब विचारों तथा भावों को व्यक्त करता है। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आ, मनुष्य है अपने विचारों और भावों को व्यक्त करता है। अपने सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति का उपकरण भी वह भाषा को ही बनाता है, कि संबंधों का जो आधार है वो भाषा ही है। भाषा एक और मानसिक व्यापार तो दूसरी ओर सामाजिक व्यापार से जुड़ी है। किस प्रकार कि मानसिक व्यापार चिंतन प्रक्रिया सोचने तथा सामाजिक व्यापार संप्रेक्षण प्रक्रिया पर आधारित होती है, कि जो हम सोचते भी हैं चिंतन भी करते हैं तो उसके लिए भी हमें भाषा जरूरी होती है। तथा हम सोची हुई चीज को जब हम उसको प्रायोगिक रूप से उसका प्रयोग करते हैं, हम अपने जो सामाजिक व्यापार होती हैं उसमें भी संप्रेक्षण वो भी संप्रेक्षण प्रक्रिया पे ही आधारित होता है। तो चाहे मानसिक रूप से या हम सामाजिक रूप से देखें तो संप्रेक्षण में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है और भाषा का कार्य ही संप्रेक्षण है। फिर हम देखते हैं भाषा संप्रेक्षण का आधार है। बिल्कुल सही बात है कि भाषा संप्रेक्षण का आधार है, इसके बिना संप्रेक्षण की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और संप्रेक्षण व्यापार विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं के साथ जुड़ा होता है, कि जो संप्रेक्षण है हमारी, हम चाहे घर के अंदर बात करें चाहे हम घर के बाहर जाएं, कोई भी व्यापार है कोई भी कार्य है सबके साथ ये संप्रेक्षण जुड़ा हुआ है। संप्रेक्षण व्यवस्था के विभिन्न उपकरण हैं वक्ता और श्रोता। अगर हम संप्रेक्षण की बात करें भाषा की बात करें तो इसका जो मुख्य है वक्ता और श्रोता, मतलब बोलने वाला और सुनने वाला। अगर अगर बोलने वाला हो लेकिन सुनने वाला ना हो तो भी भाषा अधूरी है, और अगर सुनने वाला है बोलने वाला ना हो तब भी भाषा अधूरी है। तो संप्रेक्षण व्यवस्था के विभिन्न उपकरण हैं वक्ता और श्रोता। वक्ता अपने विचारों को श्रोता तक संप्रेक्षित करता है तथा श्रोता के द्वारा संप्रेक्षित विचारों को ग्रहण किया जाता है, मतलब बोलने वाला बोलता है और सुनने वाला उसको सुनता है। तभी भाषा का कार्य संपादित होता है और बातचीत संभव होती है। कि वक्ता मतलब बोलने वाला और श्रोता मतलब सुनने वाला। जब बोलने वाला बोलता है और सुनने वाला सुनता है और सुनने के बाद अपने विचारों को व्यक्त करता है, तभी ये बातचीत की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर बोलने वाला बोलता रहे सुनने वाला ना सुने तब हम कहते हैं तो हम उसको हम बातचीत नहीं कह सकते। तो वक्ता अपने विचारों को श्रोता तक संप्रेक्षित करता है बोलकर या किसी माध्यम के द्वारा, और सुनने वाला उसको सुनता है और अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इसी को हम बातचीत कहते हैं। तो बातचीत का आधार ही भाषा है। फिर हम भाषा के प्रकार की अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक रोमन याकोब्सन द्वारा भाषा के 6 प्रकारों की बात बताई। कि जो प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैं रोमन याकोब्सन, उन्होंने भाषा के 6 कार्य बताए हैं। भाषा का मूल प्रकार संप्रेक्षण है, तो कि जैसे बिल्कुल सही इन्होंने बोला कि जो भाषा का मुख्य कार्य संप्रेक्षण है, बातचीत है, विचारों का आदान प्रदान है। और इसके आगे उन्होंने क्या बताया कि इसके लिए संप्रेक्षण से जुड़े 6 तथ्य अलग अलग परिस्थितियों में केंद्र में आ सकते हैं। अब संप्रेक्षण से जुड़े 6 तथ्य कौन कौन से हैं और जिनको केंद्र में लेकर बातचीत संभव होती है, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभिव्यक्ति परक प्रकार, कि भाषा का एक जो प्रकार है अभिव्यक्ति परक है, दूसरा है प्रभाव परक है, तीसरा काव्यात्मक, चौथा संदर्भ परक, पांचवा अधिभाषिक प्रकार है, छठा संबंध परक प्रकार है। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिव्यक्ति परक प्रकार है। अभिव्यक्ति जैसे नाम से ही प्रकट हो रहा है, अभिव्यक्त करना। तो जब अभिव्यक्ति के केंद्र में स्वयं वक्ता होता है, तब भाषा यह प्रकार्य करती है, यह कार्य करती है। इसमें वक्ता स्वयं से संबंधित बातें कहता है। कि जब भी व्यक्ति जो बोलने वाला है अपने स्वयं के संबंध से अपने अपने आप को अभिव्यक्त करता है, अपनी बातों को रखता है, तो उसे हम कहते हैं अभिव्यक्ति परक। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वह कितना अच्छा मौसम है, कि जो मान लो वक्ता है, आप भी हो सकते हैं। आप कोई चीज देखते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो आप उसको अभिव्यक्त करते हैं। उस जो सुंदर चीज जो आपने देखी उसको आप अभिव्यक्त करते हैं अपने भाषा के माध्यम से। वह कितना अच्छा मौसम है। तो जब अभिव्यक्ति के केंद्र में स्वयं वक्ता होता है, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं अभिव्यक्ति परक प्रकार। वाह कितना अच्छा मौसम है, आज मेरा दिमाग खराब है। जब गुस्सा में होते हो आप सब। कल मुझे बुखार था। यह कितनी खराब फ़िल्म है। तो इस तरह की जो है हम जिसमें अभिव्यक्ति में जो केंद्र में जो होता है वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, वो अपनी बातों को बोलता है, अपने विचारों को बोलता है, तो उसे हम कहते हैं अभिव्यक्ति परक प्रकार है। फिर हम प्रभाव परक प्रकार की बात करते हैं। प्रभाव परक प्रकार क्या है? तो इसमें अभिव्यक्ति के केंद्र में श्रोता होता है। कि अभिव्यक्ति परक में क्या था कि वक्ता था, अब प्रभाव परक में श्रोता होता है। इस प्रकार अभिव्यक्तियों का उद्देश्य श्रोता को प्रभावित करना होता है। कि इसके केंद्र में श्रोता होता है, और इस कार्य द्वारा, भाषा के प्रकार द्वारा श्रोता को प्रभावित किया जाता है। अतः इन अभिव्यक्तियों को प्रत्युत्तर स्वरूप श्रोता द्वारा किसी कार्य को करने आदि के लिए प्रेरित होने की स्थिति प्राप्त होती है। इसमें आदेश, परामर्श, निवेदन, प्रश्न से संबंधित भाषिक अभिव्यक्तियों को रखते हैं। जैसे हम किसी को आदेश देते हैं, पानी लाओ। तो इसमें क्या है कि इसकी अभिव्यक्ति केंद्र में कौन है? श्रोता। क्योंकि ये चीज किससे बोली जा रही है? सामने वाले से। पानी लाओ, तुम चुप रहो। तो इस हम भाषा की प्रकार की बात करें तो इसका प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है? श्रोता पे, सुनने वाला है। आप जिससे बोल रहे हो, आपको सड़क के किनारे टहलना चाहिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम्हें क्या चाहिए? तो इस तरह की चीज है कि जब प्रभाव परक प्रकार का मतलब है जब आप किसी दूसरे से बोल रहे हो और उसका असर दूसरे पे पड़ रहा है। आप बच्चों को बोलते हो काम करके लाना, अपना गृह कार्य करके लाओ, ठीक है, तुम इधर आओ, तुम उधर जाओ। तो इसमें अभिव्यक्ति के केंद्र में कौन होता है? श्रोता। हम श्रोता को आधार मानकर ही उस पे उससे बोलते हैं, और इसका जो असर है उस श्रोता पे पड़ता है। तो इस कार्य को कहते हैं भाषा के प्रभाव परक प्रकार है, जिसमें प्रभाव सुनने वाले पे पड़ रहा है, श्रोता पे पड़ रहा है। फिर काव्यात्मक प्रकार है। काव्यात्मक, काव्य नाम से स्पष्ट हो रहा है। इसमें अभिव्यक्ति के केंद्र में क्या होता है? संदेश होता है। अब कैसा? सभी प्रकार की साहित्यिक रचनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। हम अगर बात करें हिंदी साहित्य की बात करें, तो सभी प्रकार की साहित्य रचना इसमें आती हैं। रचनाएं सुनने या पढ़ने के बाद श्रोता या पाठक उसके संदेश को ग्रहण करता है, जैसे कविता। अतः ये कहा जा सकता है कि काव्यात्मक प्रकार का संबंध मानव संवेदनाओं से होता है। कि अक्सर हम देखते हैं, हम कोई उपन्यास पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद उसका जो असर होता है, उसका जो प्रभाव होता है हमारे अंदर पड़ता है। कभी हम उसको पढ़ के खुश होते हैं, कभी हम रोने लगते हैं, कभी हमें गुस्सा आता है। तो उस साहित्य को पढ़कर उसका प्रभाव हम पे पड़ने लगता है। तो इसमें अभिव्यक्ति के केंद्र में क्या होता है? संदेश। कि वो साहित्य क्या संदेश दे रही है, और उसको पढ़कर हम ग्रहण करते हैं। तो हमारे ऊपर भी जो भी उसमें भावनाएं होती हैं, जो भी रस होता है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर कहीं ना कहीं पड़ता है। तो काव्यात्मक प्रकार वो प्रकार है, इसमें अभिव्यक्ति के केंद्र में संदेश होता है। और जब हम रचनाएं सुनने या पढ़ने के बाद श्रोता पाठक हम उस संदेश को ग्रहण करते हैं, तो अ, इससे कहा जा सकता है कि काव्यात्मक जो प्रकार है इसका संबंध मानवीय संवेदनाओं से है। तो काव्यात्मक इसका अभिव्यक्ति में संदेश होता है, और जब पढ़ने वाले पर संदेश का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की जो भाषा का कार्य है काव्यात्मक। अक्सर हमें उपन्यास बहुत पसंद है, कविताएं बहुत पसंद है, क्योंकि वो हमें एक संदेश दे रही है, और हम उस संदेश को सुनकर पढ़कर हमारे ऊपर उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है, हमारी संवेदनाओं पे प्रभाव पड़ता है। तो ये जो कार्य है भाषा का काव्यात्मक प्रकार है।
फिर संदर्भ परक प्रकार है। संदर्भ परक अब क्या है? जब अभिव्यक्ति के केंद्र में संदर्भ होता है। अब जब अभिव्यक्ति के केंद्र में संदर्भ है तो अब किस तरह से है? इसमें वक्ता द्वारा व्यक्त उक्ति को समझने के लिए श्रोता को संदर्भ में जाना पड़ता है। अब कैसे? जैसे तब हनुमान जी सीता से कहा, तब हनुमान जी ने सीता से कहा, तो इसका संदर्भ क्या है? रामायण। हनुमान जी सीता की बात करें तो संदर्भ रामायण पे है। अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा और कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तो संदर्भ क्या है? किस संदर्भ के द्वारा ये बात की जा रही है? महाभारत। तो इसी तरीके से जब हम किसी संदर्भ के आधार पे हम कोई बात किसी को बताते हैं, तो इस तरह की भाषा को संदर्भ परक प्रकार कहते हैं। आपके जैसे घर में भी अक्सर आपने सुना होगा कि महाभारत में कहा गया, आपके अभिभावक, आपके शिक्षक भी कोई ना कोई संदर्भ लेकर ही अपनी बात को बताते हैं आपसे। तो इस तरह की जो भाषा होती है, इस तरह की जो संप्रेक्षण होता है, उसे हम संदर्भ परक कहते हैं। कि अक्सर हम देखते हैं विवेकानंद जी ने कहा है, अब्दुल कलाम जी ने कहा, तो इस तरह का जो संदर्भ है कि अलग अलग रचनाएं हैं, महाभारत है, रामायण है, पुराण है, तो उस संदर्भ में अगर जो कोई बात की जाती है तो इसे संदर्भ परक कहते हैं। अधिभाषिक प्रकार है। अब अधिभाषिक प्रकार क्या होता है? इसमें कोड केंद्र में होता है। कोड। अब कोड क्या है? कोड का अर्थ है अभिव्यक्त की गई सामग्री में प्रयुक्त शब्द, ध्वनियाँ या वर्ण। जब हम किसी नई वस्तु के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान उस बोली या लिखी हुई सामग्री पर ही रह जाता है। फिर अभिव्यक्ति को समझने के लिए उसमें आए शब्दों को पहले ही समझना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भाषा का प्रकार अधिभाषिक हो जाता है, एक से ज्यादा हो जाता है। जैसे कोई परिभाषा पढ़ने या सुनने के बाद उसमें आए शब्दों को अलग से समझना पड़ता है, तो इसे हम अधिभाषिक प्रकार कहते हैं। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो कि भाषा के प्रकार है, तो प्रकार एक नया शब्द आया, तो अब पूरे वाक्य को जानने से पहले आपको क्या करना पड़ रहा है कि आपको इस शब्द को भी समझना पड़ रहा है, प्रकार का मतलब क्या है। जब प्रकार का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकार का मतलब कार्य होता है, तब आप पूरे शब्द को समझ जाओगे। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं कि हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं, तो उन्होंने डाकू उंगली मारने भगवान बुद्ध से कहा कि ठहर जाओ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? अब एक चीज आता है इसमें जो है, इस संदर्भ को देखेंगे, ठहरना क्या मतलब होता है और किस संदर्भ में कहा गया। तो अधिभाषिक प्रकार की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो परिभाषिक जो शब्द होते हैं, सबसे पहले शब्द को समझने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद हम पूरे वाक्य को समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाषा का प्रकार अधिभाषिक होता है। कोई परिभाषा पढ़ने या सुनने के बाद उसमें आए शब्दों को अलग से समझना पड़ता है। अक्सर हम किताब पढ़ते हैं तो इस तरह के नए शब्द आते हैं, तो उस शब्द को पहले हम समझते हैं, फिर पूरे वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे जो हम बात करते हैं जो भाषा का प्रकार है, तो इसे अधिभाषिक प्रकार कहते हैं। उसके बाद संबंध परक प्रकार कहते हैं। यह सरणी केंद्र में होता है। सरणी का मतलब होता है माध्यम। तो जहाँ वक्ता और श्रोता केवल एक दूसरे से संबंध स्थापित करना चाहते हो या सरणी माध्यम का परीक्षण करना हो, वहाँ पे प्रकार्य होता है। जैसे स्टेशन पर ट्रेन बहुत लेट है या बहुत गर्मी है, इस प्रकार के वाक्यों द्वारा वक्ता का उद्देश्य श्रोता से संबंध स्थापित करना होता है। जैसे आप भी मेट्रो में सफर करते हैं, बस में, ट्रेन में सफर करते हैं, कभी आप अकेले सफर करते हैं, आपको अगर किसी से बात करना हो तो आप कोई ना कोई चीजों को एक लेकर आप कोई ना कोई चीजों को माध्यम लेकर आप उनसे बात करते हो। जैसे उनका फोन देख कर ये तो फोन बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो भी आपने संबंध स्थापित कर लिया और फिर उस फोन के की बात के बाद ही उनसे बात करना शुरू होता है। ऐसे ही हम किसी से बात करते हैं तो उसकी आपकी आवाज बहुत अच्छी है, ठीक है, और आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो संबंध परक प्रकार का है, मतलब है सरणी केंद्र में होता है। सरणी का मतलब माध्यम, कि किस माध्यम से बात, अगर हमें किसी से कोई नया इंसान है, उसे दोस्ती करनी है, कुछ भी है, तो हम किस माध्यम से बात करें, तो वही माध्यम हो सकता है।
जैसे गर्मी गर्मी में गर्मी हो सकती है, ठंडी में ठंडी माध्यम हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, फ़ोन हो सकता है, कि इस तरह के माध्यमों से हम किसी से बात शुरू करते हैं। आपने भी देखा होगा कभी किसी आप इसको विद्यालय में, कॉलेज में आप को जब किसी से दोस्त बनाना होता है तो कोई ना कोई इस बात को लेकर, कोई ना कोई माध्यम लेकर आप उस विषय पे बात करना शुरू करते हो, तो एक दूसरे से इस तरह से संबंध स्थापित होते हैं। तो इसे संप्रेक्षण का संबंध परक प्रकार्य कहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि भाषा के जो मुख्य कार्य है संप्रेक्षण है, और इसको अलग-अलग 6 भागों में बाँटा गया है। तो अ, इसमें एक बार फिर से हम इन 6 भागों 6 भागों की हम बात कर लेते हैं, 6 ब जो भाषा के जो 6 कार्य हैं, कि सबसे पहला अभिव्यक्ति प्रकार है, जिसके केंद्र में वक्ता होता है। वक्ता अपनी जो उसकी विचार होता है उसको अभिव्यक्त करता है। तो दूसरा है प्रभाव प्रकार है, जिसके केंद्र में श्रोता होता है, और इसमें बात का जो भी बात कही जाती है उसका प्रभाव श्रोता पे पड़ता है। तीसरा काव्यात्मक प्रकार है, जिसके केंद्र में संदेश होता है, साहित्य होता है, और साहित्य को पढ़कर ग्रहण करके जो साहित्य में जो संदेश दिया जा रहा है उसको ग्रहण कर कर जो हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, तो इसमें काव्यात्मक प्रकार इसको कहेंगे हम। उसके बाद संदर्भ परक प्रकार है, जिसके केंद्र में संदर्भ होता है, जैसे रामायण में ये बात कही गई है, महाभारत में ये बात कही गई है। तो पुराणों के हवाले से तो हम अक्सर किसी ना किसी संदर्भ के हवाले से, कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक में ये बात उन्होंने कही है, तो संदर्भ के माध्यम से जब हम किसी को संदेश देते हैं। तो अधिभाषिक प्रकार है, जिसमें जिसके केंद्र में कोड होता है। अक्सर हम पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें नए-नए शब्द आते हैं, पारिभाषिक शब्द आते हैं। तो जब तक हम उन नए शब्द, कठिन शब्दों को जान ना लें, तब तक उस वाक्य को नहीं समझते। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस शब्द को जानना पड़ता है, और शब्द को जानने के बाद फिर हम उस वाक्य को समझते हैं। तो इसे अधिभाषिक प्रकार कहते हैं। और संबंध परक प्रकार, जिसमें इसके केंद्र में सरणी माध्यम होता है। जब हम किसी नए व्यक्ति से संबंध बनाएं, उससे बातचीत हम शुरू करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई एक हम विषय लेते हैं, एक माध्यम लेते हैं, जिसके द्वारा हम उससे बातचीत शुरू कर सकें। तो माध्यम चाहे मौसम को ले सकते हैं, फोन ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो है कार्य है भाषा के, इसे संबंध प्रकार्य कहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगे टॉपिक, तो आप इसको ज़रूर शेयर करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।